हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम 17 जून 2021 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मैं पहले ही बता दूं, ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी और जो रेलेवेंट उतनी नहीं भी थी, तो उनमें से मैंने कुछ स्टैटिक चीज़ें निकाल ली हैं। तो वो आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा स्टैटिक चीज़ों का। वो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं कि बार बार न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं, तो आपको अलग से पढ़ना नहीं होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक पहले हम जिस देख लेते हैं आज कौन से टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी, डीप ओशन मिशन, यूएन क्लॉस इन साउथ चाइना सी, causes of high retail and wholesale inflation, Israel Palestine crisis and India's stand, Asian Development Bank, rehiring of retired employees, capital infusion, supplementary demands for grants, drones to carry vaccines, BVLOS, this is something, Vivad se Vishwas scheme, ASEAN, right to be forgotten, and record FDI inflows in India. So, this is our first topic now. कैबिनेट क्लियर्स सब्सिडी हाइक फॉर फर्टिलाइजर्स। तो देखिए क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स जो हैं, फार्मर्स जो यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। अब ये सब्सिडी इतनी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हायरार्की क्या है, कौन से फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यूरिया मोस्ट यूज फर्टिलाइज़र है, सब्सिडी भी काफ़ी मिलती है इस पर। डीएपी, जिसके बारे में यहाँ मेंशन भी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये फर्टिलाइजर्स अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज़ था, क्योंकि इस पे जो सब्सिडी थी वो ₹500 हुआ करती थी, इसको बढ़ा के ₹1200 कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं लगभग 140% का इंक्रीज इसमें कर दिया गया है इसके सब्सिडी में। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी इस समय दे रही है फार्मर्स को। एक तरह से फार्मर्स के लिए अच्छी खबर भी है, लेकिन वहीं आप देखिए बैकड्रॉप क्या है। जो ग्लोबल सप्लाई है, जो मैन्युफैक्चरिंग है फर्टिलाइज़र्स की, वो इस बीच लॉकडाउन के वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, वो कोरोना की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है। इसलिए जो प्राइसेस हैं, जनरल प्राइसेस, उनमें इंक्रीज़ हुआ है। तो गवर्नमेंट अब एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करना चाह रही है फार्मर्स को, ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, विच वॉज द ओनली सेक्टर विच रजिस्टर्ड ग्रोथ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, 3.4% की ग्रोथ, ये ओनली सेक्टर था जिसने ग्रोथ रजिस्टर की थी। तो हम नहीं चाहते कि इस पे अभी तक जो इफेक्ट आया नहीं है लॉकडाउन का और कोरोना क्राइसिस का, वो अब पड़े। तो इसलिए सब्सिडाइज हम कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है वो आज क्या है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, देखिए ये एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, यही आपका एमएसपी को भी इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंडेशन देता है CACP। ये अभी मैं बात एमएसपी की कर रहा हूँ कि एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है? CACP। CACP का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड प्राइसेस। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड प्राइसेस ये रिकमेंड करता है। बात करें सीसी ये ने आज क्या किया है, तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी है उसे अप्रूवल दे दिया है। कौन से फर्टिलाइज़र्स की? ये P&K, फॉस्फेट एंड पोटैशिक फर्टिलाइज़र्स को अप्रूवल दे दिया है। ये कब तक की बात की गई है? ये इस प्रेजेंट जो खारिफ सीज़न है इसकी बात की गई है। खारिफ सीज़न यानी समर क्रॉप्स, रबी सीज़न यानी विंटर क्रॉप्स। एक जायद सीज़न भी होता है जो ये जून और जुलाई में होता है, जैसे आपका वाटरमेलन एटसेट्रा। ये भी हम कभी डिटेल में पढ़ लेंगे। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करें तो जहां पहले ₹80,000 पर एनम तक खर्चा करती थी गवर्नमेंट, अभी ये एडिशनल 14,775 करोड़ एडिशनल खर्चा ये पड़ गया है। गवर्नमेंट एक्सचेकर पे इतना और वजन पड़ गया है। लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं कि पेट्रोल पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइज लगा रखा है, तो गवर्नमेंट के पास भी मतलब पैसों का फ्लो अब उतना अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है, फ्लो हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि थोड़ा फार्मर्स को भी सब्सिडाइज कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, नॉट फॉर मिशन टू एक्सप्लोर मरीन रिसोर्सेज। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि डीप ओशियन मिशन एक है इंडिया का। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। तो इसे अप्रूवल मिल गया है। ये भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो CCA है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसका हेड कौन होता है? तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
अब इस डीप ओशियन मिशन के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ओशियन एक्सप्लोरेशन इंडिया के लिए इतना फ़ायदेमंद क्यों है? इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, 7517 किलोमीटर, इतनी लंबी हमारी कोस्ट लाइन है। और हम अब ये चाहते हैं कि हम यहाँ एक्सप्लोरेशन शुरू करें। हमारे पास 1382 आइलैंड्स हैं। हम चाहते हैं कि हम एक्सप्लोरेशन शुरू करें ओशियंस में। उससे हमें जो चीज़ें ऑब्टेन होंगी, जैसे कि देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स एंड मिनरलाइजेशन इसका। तो इससे क्या होगा कि हमें कॉपर, जिंक, निकल, कोबाल्ट, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड एंड इवन प्लैटिनम तक मिलेगा। तो क्या होता है कि जो हॉट फ्लूइड्स होते हैं, हॉट मैग्मा होता है डीप इंटीरियर्स ऑफ द ओशन क्रस्ट में, जब वो सरफेस पे आता है ओशियन सरफेस पे और प्रेसिपिटेट कर जाता है, तो वहीं से हमें ये सारे मेटल्स जो है वो मिलते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे इंपोर्ट्स में रिडक्शन आएगा। दूसरी बात जानने लायक ये है कि यह डीप ओशन मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारा एक विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030 एक गवर्नमेंट का है, जिसमें कि ब्लू इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और भी उसके 10 डायमेंशंस हैं, बट ब्लू इकॉनमी भी उनमें से एक है। दूसरा, हम एक कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं डीप सी मिनरल्स का, लेकिन विद इन द जो गाइडलाइंस हैं ऑफ द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यूएन के ही अंडर आता है। अच्छा, ये फॉर्म हुआ था यूएन क्लॉज के अंडर। अभी यूएन क्लॉज को हम नेक्स्ट किसी न्यूज़ में पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं कि इंडिया इस जो प्रोसेस है डीप ओशन मिशन का, इससे और क्या अचीव करना चाहता है। तो देखिए, एक कॉमर्शियल सी एक्सप्लोरेशन हो गया, हमें मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो गए, और हम इससे क्या फ़ायदा लेने वाले हैं। जो टेक्नोलॉजी होती है डीप सी माइनिंग की, वो एक्चुअली कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक होती है, तो कोई मार्केटिंग नहीं करता इसकी। दूसरी कंट्री से हमें ये टेक्नोलॉजी मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इंडिजनाइज टेक्नोलॉजीज, और अपने आपस में कुछ बड़े इंक्यूबेटर्स, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, उनका एक कोलैबोरेशन होगा, और हम ये इंडिजनाइज्ड अपनी खुद की इंडिजिनस नेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे। सो इवन अ रिसर्च वेसल फॉर डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन will also be built in an Indian shipyard. The mission will also develop ocean climate change advisory services. तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को भी काफ़ी इम्पिटस मिलने वाला है इस डीप ओशन मिशन से। अगला न्यूज़ है, राजनाथ सिंह जी का एक स्टेटमेंट है कि सपोर्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द साउथ चाइना सी। आपको पता है कि चाइना के साउथ में जो सी है, साउथ चाइना सी, वहाँ पे काफ़ी इनके डिस्प्यूट्स है। यूएसए से एक मेजर डिस्प्यूट है, जापान से कुछ आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है। वहाँ पे और किसी को ये अलाउ नहीं करते कि आप फिशिंग करो या कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप वहाँ कर सको। तो अभी एक आसियान के डिफेंस मिनिस्टर्स की एक स्पेशल मीटिंग हो रही है, जिसमें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने ये मेंशन किया कि हम चाहते हैं कि नेविगेशन हो सके साउथ चाइना सी में, और उसके ऊपर एक आपस में बैठ कर एक डिस्कशन हो एंड वी कम टू अ कॉमन ग्राउंड अबाउट इट। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है कि ओशियन में जो मूवमेंट होती है उसे गवर्न कौन करता है। अभी कुछ दिनों पहले, लाइक अप्रैल में, बड़ा न्यूज़ में था, यूएस वॉरशिप जो है वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर गुजरा था बिना हमारी परमिशन लिए। जब यूएस से पूछा गया तो उन्होंने कहा, भाई हम तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत चलते हैं, हम तो यूएन क्लॉज हमने साइन किया है, हमने रेटिफाई तो किया नहीं है, तो हम तो उसको नहीं मानेंगे। तो यूएस वॉरशिप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकल लिया बिना हमारी परमिशन के। तो बात आती है कि ये यूएन क्लॉज है क्या। देखिए, यूएन क्लॉज बेसिकली होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। 1982 में पार्टीज ने इसे साइन किया था। आपके जो इंटरनेशनली कैसे हमारे ओशन के इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज हैं उन्हें डिफाइन किया जाता है, वो सब यहाँ पे मैंशनड है इनके एक्ट्स में, इनके अंदर जो सब हेड्स हैं। इसी से रिलेटेड ये डायग्राम है, इसे आप ध्यान से देखो। आपका ये जैसे कंट्री है, ये बेस लाइन है आपका, उसके बाद आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी आता है, फिर 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिन्यूअस जोन आती है, 200 माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये वही जोन है जहां से यूएसए का वॉरशिप गुजरा था अप्रैल में, और इसके 200 माइल्स के बियॉन्ड हाई सीज आती है। अब देखिए, ये हाई सीज मतलब है कि दिस इज कॉमन फॉर ऑल, यहाँ से कोई भी ट्रेवर्स कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जब आप किसी कंट्री का यूज़ कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेना चाहिए एज पर यूएन क्लॉज।
तो यहाँ पर तो खैर इन्होंने कोई परमिशन ली नहीं थी, यूएसए ने। इसको बड़ा ही ऑफेंसिवली लिया गया है ग्लोबल सिनारियो में। मगर ठीक है, यूएस के साथ हमें अपने रिलेशंस को स्ट्रेन नहीं करना है, बट वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट इन द फ्यूचर दिस इज नॉट रिपीटेड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब ये इन्फ्लेशन बहुत चर्चा में है। अगर आपने कल का न्यूज़ कवरेज देखा होगा तो जो हमारा सीपीआई है वो 6% के मार्क को ब्रीच कर गया है और ये 6.3% पे पहुंच गया है। WPI 13 को छू रहा है, 12.9% बन गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर अब ये डिस्कशन था और उसका जिस्ट यही है कि कॉजेज ऑफ हाई रिटेल इन्फ्लेशन क्या है। अब यार रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, बट आप देख लो, इसे सीपीआई को ही कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसे हम एक डिटेल सीरीज बनाएंगे जिसमें हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉजेज ऑफ हाई रिटेल इन्फ्लेशन अगर आप जानो तो पहला तो इन्होंने मेंशन किया कि सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस हैं। अब देखिए, लॉकडाउन लगा था, कुछ जगह रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा सीवियर थे, कुछ जगह कम थे, मगर रिस्ट्रिक्शंस थे। इस वजह से क्या हुआ कि सप्लाई साइड जो है वो काफ़ी इफेक्ट हो गया है। अभी डिमांड तो यार है, बट सप्लाई साइड थोड़ा इफेक्ट हो गया है। तो इन्होंने ये कहा है कि हमारा ये जो अभी जो स्पर्ट हुआ है, अभी जो इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन में, इट इज़ लाइकली टू बी ट्रांजिटरी। देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स यू बिल्ड सम वोकेबुलरी। सेंसेक्स जब गिर जाता है, सेंसेक्स हैज टैंक्ड इतने पॉइंट्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ गया है तो द करंट स्पर्ट इन द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू बी ट्रांजिटरी। तो देखिए, स्पर्ट मतलब एक सडन राइज हो गया है, ये ट्रांजिटरी है, इट्स मोमेंटरी, अभी टेम्परेरी है। एंड विल अबेट एंड विल सबसाइड एज स्टेट्स स्टार्ट रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। ठीक है, तो अब ये धीरे धीरे जब आप अनलॉक करेंगे तो इकॉनमी रिवाइव होगी और इन्फ्लेशन थोड़ा सा सबसाइड करेगा, ये मेंशन कर रहे हैं। लेकिन इसी आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, हाउएवर द राइज इन कोर इन्फ्लेशन इज वरीइंग even as capacity utilization rates continue to signal a lack of demand side pressures। डिमांड साइड प्रेशर्स नहीं है, बट कोर इन्फ्लेशन काफ़ी राइज कर रहा है। अब देखिए, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन को जो मेजर हम करते हैं, या तो सीपीआई करते हैं या तो डब्ल्यूपीआई करते हैं। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इंडेक्स जो होता है वो एनएसओ मेजर करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के अंडर आता है। डब्ल्यूपीआई को मेजर करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इन सब का बेस ईयर क्या होता है, 2011 से 12। इतना आपको हमेशा रटा होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कोर इन्फ्लेशन की। ये जो आपने सीपीआई या डब्ल्यूपीआई मेजर किया, इसमें से आप क्या निकाल दो, फूड एंड फ्यूल। इन्हें आप अगर निकाल दो तो आपके पास कोर इन्फ्लेशन बच जाता है। ठीक है ना। और फूड एंड फ्यूल सेपरेटली अपना क्या बनाते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्योंकि आप जो हेडलाइन देखते हैं, आपको दो ही चीज़ों से कंसर्न रहता है कि यार खाने पीने के दाम कितने बढ़ गए, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया या डीजल का कितना बढ़ गया। फूड एंड फ्यूल मिलकर बनाते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है नॉर्मल जो आपका इन्फ्लेशन ऑफ ऑल द कमोडिटीज माइनस फूड एंड फ्यूल। फिर इस आर्टिकल में ये बात कही है, कंसिडरिंग दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज अटैच्ड प्राइमेसी टू रिवाइविंग ग्रोथ। आरबीआई ने ग्रोथ पे फोकस किया है, एंड राइटली सो। इट इज लाइकली दैट एटलीस्ट इन द नियर टर्म it will look through this spike in inflation, treating it as transitory in nature। तो इन द नियर फ्यूचर तो हम इसे ट्रांजिटरी मान सकते हैं, बट लॉन्ग रन में अगर ये बढ़ता ही गया तो थोड़ी आरबीआई की भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कल हमने डिस्कस किया था, कल का आप आर्टिकल जाके देख लेना, उसमें आरबीआई का डुअल डायलेमा, ग्रोथ पे फोकस करूं या इन्फ्लेशन को कर्व करूं, क्योंकि 2 to 6% तो अब ब्रीच कर गया है। ये एक ओपन लेटर है, मनोज कुमार झा जी जो राज्यसभा मेंबर है उन्होंने लिखा है। ये ओपन लेटर इन्होंने पैलेस्टीन को लिखा है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जो रेजोल्यूशन था उसमें हमने गाजा वायलेंस को नहीं एडमिट किया, हमने इज़राइल को नहीं कन्विक्ट किया इस चीज़ में, या हमने वी डिड नॉट कॉल आउट इज़राइल कि आपने बहुत वायलेंस किया। तो यहाँ से देखिए, ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हमारे कंट्री अगर इंटरनेशनल को स्टैंड ले रहा है तो हमें अपनी कंट्री का साथ देना चाहिए, बट फिर भी हमें इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें जानने को मिल जाती हैं। जैसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि हमें जोग्राफिकल लोकेशन देखनी होगी। तो आप ये देख सकते हो, ये जो पूरा एरिया है वो इज़राइल है। अब ये जो कुछ कुछ
येलो मार्क्ड एरियाज़ हैं, ये वो एरियाज़ हैं जो पैलेस्टीन क्लेम करता है कि ये हमारे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसराइल के वेस्ट में क्या आता है, मेडिटेरेनियन सी, और ये आप देख सकते हो ये है वेस्ट बैंक। इसके बाद आप देखना इसराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी है। आपको पता होगा कि डेड सी को डेड सी क्यों कहते हैं। इसके अंदर सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि थिंग्स फ्लोट ऑन इट, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है, ये जो नॉर्मल वाटर होता है उससे ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा सैलिनिटी है इसमें। बात करें हम यहाँ पे तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में एक आपकी सीरिया भी आती है। ये वो ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स का रीजन है जो कि सीरिया से ऑक्यूपाई कर लिया है इसराइल ने, और इधर इसके नॉर्थ में लेबनान है। तो ये जो जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंट्रीज़ हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और हाँ, इसराइल के यहाँ पे आप कह सकते हो साउथ वेस्ट में इजिप्ट है, तो ये देखना होगा, ये अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट भी यहाँ पर आती है। इस आर्टिकल से जो इम्पोर्टेंट बात थी जो हमें देखनी थी कि इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने 1938 में उनका जो न्यूज़पेपर था हरिजन, तो ये एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो गई। हरिजन नाम का न्यूज़पेपर किसने निकाला, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दे दें तो आपको याद रखना है कि ये महात्मा गांधी ने निकाला था। उसमें उन्होंने कहा था कि अरब से अगर हम पैलेस्टीन ले रहे हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इट इज़ जस्ट लाइक हम ब्रिटिशर्स से उनका इंग्लैंड ले लें या फ्रेंच लोगों से उनका फ्रांस ले लें। तो ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे नोटेबल लोग हैं जिनका स्टैंड यही है आज की डेट में पैलेस्टीन को लेकर, कि ज्यूज़ को क्यों इम्पोज किया जा रहा है उन पे, पैलेस्टीनियन लोगों को, मतलब लाइक अपना जो एरिया है वहाँ पे, इसराइल को नहीं वहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए। तो खैर ये आर्टिकल थोड़ा सा पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, बट ठीक है, हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो हमने देख लिए। नेक्स्ट ये छोटा सा आर्टिकल है, एडीबी ने लोन दिया है। अब देखिए कितने का लोन दिया है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दिया है, ठीक है, इसे देख लिया हमने। बात कर लेते हैं एडीबी की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस में। 1966 में ये फाउंड हुआ था। ये एक यूएन का ऑब्जर्वर भी है। ऑब्जर्वर कंट्रीज जो होती हैं वो मेंबर ना होके भी उनके मीटिंग्स में भी हिस्सा ले सकती हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 68 हैं। अब देखिए यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था एडीबी के बारे में कि क्या मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्या उसमें, और क्या सिर्फ एशियन लोग मेंबर्स बन सकते हैं। तो देखिए ये सारे सवालों का जवाब यहाँ पर है। 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 49 कंट्रीज़ जो हैं वो एशियन है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो 19 जो कंट्रीज़ है वो नॉन एशियन हो गई। फिर वोटिंग का वेटेज कैसा होता है, ये कुछ कुछ थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में जो रहता है सिनेरियो वैसा है कि प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल में रहता है, जितने पैसे दिए हैं वैसे ही आपका वेट का वोटेज होगा। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हैं और उनके पास वोटिंग में वेटेज है। तो सबसे पहले है जापान एंड यूएस, एकदम इक्वल नंबर ऑफ इक्वल परसेंटेज ऑफ कैपिटल है इनका कंट्रीब्यूट किया हुआ, 15.6% ईच। नंबर 2 पे चाइना हो गया 6.4%। इंडिया इज नंबर 3, 6.3%, एंड देन इट इज ऑस्ट्रेलिया 5.8%। बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन इनके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस न्यूज़ से आपने इतना कुछ देख लिया। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी आज के न्यूज़पेपर में, और इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल के, इन्होंने वीआरएस ले लिया है। अब इनको रिटायरमेंट के बाद भी रीहायर करने की बात हो रही है। तो अपने में बड़ी असमंजस वाली न्यूज़ है। वैसे तो बहुत एग्जाम रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें देखने वाली थी कि जो वीआरएस स्कीम थी वो 2019 के अक्टूबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का तो पहले मर्जर किया इन्होंने, क्योंकि दोनों की हालत बड़ी खस्ता हो गई थी। उसके बाद क्या किया, इन्होंने कुछ पैसे इन्फ्यूज़ किए, और पैसे इन्फ्यूज़ करने से पहले इन्होंने कहा कि आप वीआरएस ले सकते हो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उसके बाद आपको कुछ कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, गोल्डन हैंडशेक कहते हैं इसे, और उसके बाद आप जा सकते हैं। तो बजट 2020-21 में, यानी लास्ट जो फिस्कल है उसमें, गवर्नमेंट ने 32,278 करोड़ एलोकेट किया था, और गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ये इससे वीआरएस पेमेंट करेंगे और कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे।
इसमें से 13,194 करोड़ जो है वो तो वीआरएस के लिए एलोकेट हुआ था, और बाकी जो 20,410 करोड़ है वो उन्हें देना था कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए। अब देखिए कैपिटल इन्फ्यूजन क्या होता है, आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, आप किसी ऐसी कंसर्न में इन्वेस्ट करें जो एक गोइंग कंसर्न हो, यानी कुछ ऐसा परपिचुअल चीज़ हो। जैसे कि अगर एक कंट्री कैपिटल इन्फ्यूजन करती है तो क्या करती है, किसी कैपिटल में इन्वेस्ट करती है वो, जैसे रोड बना लिए, हाईवेज बना लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना लिए। तो वैसे ही जब हम किसी फर्म में कैपिटल इन्फ्यूजन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उस फर्म का विस्तार हो रहा है, उसमें कुछ इंक्रीज हम कर रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल अपलिफ्टमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट, चेंज इन द मैनेजमेंट, या चेंज इन द मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विद बेटर मार्जिन फॉर इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास पैसा काफ़ी है, जैसा आपने बैंक में भी सुना होगा कैपिटल इन्फ्यूजन होता रहता है जब भी वो एनपीए की प्रॉब्लम से सफ़र करता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ बीएसएनएल एमटीएनएल के साथ किया गया था। बट अभी जब देखा जा रहा है तो कोई भी अमाउंट जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिल्कुल स्पेंड नहीं किया गया है कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए, जबकि वीआरएस वाले में ही पैसे सारे लगाए गए हैं। अब इस साल भी कहा गया है कि 4G स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए 20,410 करोड़ वो जो पहले अलॉट हुए थे वही इस साल भी अलॉट किए हैं। तो अब ये जो बीएसएनएल है और एमटीएनएल है ये तो स्टेट ओन्ड है। अब देखना है कि इनमें कैपिटल इन्फ्यूजन कब होता है, क्योंकि ये तो हमारे कंट्री के खुद के हैं, लाइक गवर्नमेंट ओन्ड है, तो इनका फेट तो गवर्नमेंट को ही तय करना पड़ेगा। ये बड़ा छोटा सा न्यूज़ था, लेकिन इससे एक वर्ड मैंने उठा लिया है। यहाँ पे क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए आप प्रपोजल्स दे सकते हैं। तो देखिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स होते क्या हैं। बजट होता है, बजट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स को सब एलोकेट हो जाते हैं, पैसे बता दिया जाता है इतने 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 पैसे आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है, जो भी प्रोग्राम्स लाने हैं, जो भी स्कीम्स लानी है। लेकिन इसके बाद भी कभी कभार कुछ और पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अप्रोप्रिएशन एक्ट इसीलिए होता है, इससे आप क्या करते हो कि किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए पैसे ले लेते हैं अगर इनसफिशिएंट रह गया है आपका जो बजटरी एलोकेशन है तो। ठीक है। दूसरी बात, दिस ग्रांट इज प्रेजेंटेड एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट बात यह है कि ये प्रोविजन मेंशन कहाँ है। ये प्रोविजन आर्टिकल 115 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, जहाँ पे आप सप्लीमेंट्री, एडिशनल या एक्सेस ग्रांट्स ले सकते हैं। अब ये अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं इन्हें हम देख लेते हैं। एडिशनल ग्रांट्स क्या होती हैं, आपके पास कुछ स्कीम्स चल रही थी, बहुत सारी उसके अंदर सर्विसेज थी, अभी कोई ऐसी एडिशनल सर्विस आ गई है जो बजट में हमने डिस्कस नहीं की थी, कोई एक नई सर्विस हमें चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एडिशनल ग्रांट की डिमांड करते हैं। एक्सेस ग्रांट क्या होती है, इट इज़ ग्रांटेड व्हेन मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड। एक स्कीम के लिए हमने कुछ पैसे ग्रांट किए थे, थोड़ा सा आप बाहर चले गए, थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, तो आप एक्सेस ग्रांट पे चले गए। तो आप डिफरेंस समझते रहिए कि एक्सेस और एडिशनल ग्रांट में क्या डिफरेंस है। एडिशनल ग्रांट में जहाँ पे एक नई सर्विस आ जा रही थी जो बजट में हमने नहीं डिस्कस की थी, यहाँ पर एग्जिस्टिंग सर्विसेज में ही अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो एक्सेस ग्रांट हो जाती है। वोट ऑफ क्रेडिट ये कुछ अलग है, इट इज़ ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो कोई अनएक्सपेक्टेड सी डिमांड आ गई है, अब जैसे आप देख सकते हो कोविड क्राइसिस ही आ गई है, एंड हेंस इट इज़ लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा। तो अब आपको पता नहीं है कि कितना मैग्नीट्यूड का है ये प्रॉब्लम, कब तक आपको पैसे चाहिए, तो अब आप एक वोट ऑफ क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सेप्शनल ग्रांट, इट इज़ ग्रांटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए अलॉट होता है, इसलिए उसे हम उस पर्टिकुलर या किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड नहीं करते, ये एक एक्सेप्शनल ग्रांट होती है। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा न्यूज़ है, ड्रोन्स वैक्सीन्स कैरी करेंगी, जानने को तो उसमें कुछ नहीं है, बट ये इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने ये आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझा। डिस्कस करने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, इन्होंने अभी एक इंटरेस्ट अपना दिखाया है और कहा है कि एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दीजिए कुछ ऐसी कंपनीज जो ये टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट कर सकें। BVLOS जिसके बारे में हमने बात की थी इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन, तो उसमें इसका मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। तो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि जैसे ये जो एरियल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्रोन्स होते हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट जो होती है, हम जहाँ तक देख पाते हैं ये वहाँ तक तो उड़ते ही हैं,
ये हमारी लाइन ऑफ साइट से अलग भी उठते हैं। तो अब देखिए इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो आप ये जानो कि जैसे ड्रोन से आप अगर लाइन ऑफ साइट में कोई रिकॉर्डिंग या शूटिंग कर रहे हैं, जैसे किसी शादी में शूटिंग हो रही है, आप किसी पार्क में जाके शूटिंग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइन ऑफ साइट से ऊपर जाते हैं, कोई ऊंचाई से स्काई शॉट ले रहे हैं आप या कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की परमिशन ज़रूरी होती है, वरना आपके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं। ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसके रेसिप्ट्स काफ़ी जम कर गए हैं, डायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। अब देखिए इंडिया में कहा जाता है कि हमारा लो टैक्स बेस एक प्रॉब्लम होती है। लो टैक्स बेस यानी बहुत कम लोग टैक्स भरते हैं हमारी कंट्री में। तो अब इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल रहा है, धीरे धीरे काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि ये जो टैक्स फिगर्स हैं ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मई जून, इसमें डबल डिजिट की ग्रोथ भी हो सकती है। दूसरी बात, और जो दो रीजंस हैं कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला है हेल्दी एक्सपोर्ट्स, दूसरा है लेस स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स कंपेयर टू द टोटल शटडाउन्स लास्ट ईयर। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विवाद से विश्वास जो स्कीम आई थी। अब ये विवाद से विश्वास स्कीम क्या थी? ये स्कीम आपकी आई थी डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, जहां आप जो 31 मार्च है उसमें आप वहां तक आप क्या कर सकते थे, 2021 तक आप अपना कोई भी जो डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस हैं या इवन जो पेड टैक्सेस हैं, उसमें भी अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके रिड्रेसल के लिए ये एक पोर्टल बना था जहाँ पे आप इनकम टैक्स से डायरेक्टली डील कर सकते थे। तो ये स्कीम को काफ़ी क्रेडिट दिया गया है एंड इट इज सेड दैट इट हैज़ कॉल्ड द जंप इन दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। अगला न्यूज़ देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं है, बट इसमें एक वर्ड आया था आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये न्यूज़ थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ भी है। इनका कहना है कि इन द कमिंग ईयर्स क्या होगा कि कंपनीज इन ऑर्डर टू सेव $100 बिलियन, वो नियरली 3 मिलियन जो जॉब्स हैं उनको खा जाएंगे, यानी दे विल स्लैश दी हेड काउंट्स। अभी ये जो कंपनीज हैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, ये लोग करेंटली 16 मिलियन से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो 3 मिलियन तक के लोगों को ये बाय 2022 ये उन्हें रिट्रेंच कर देंगे, ये उन्हें कम कर देंगे एंड दे विल मूव टू समथिंग नोन एज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, मैकेनाइजेशन ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि कुछ जॉब लॉसेस होंगे। तो सोचने वाली बात है, आर्टिकल एक फूड फॉर थॉट है आपके लिए। ये अगला न्यूज़ है जहाँ पे ये आसियान की जो मीटिंग हो रही थी डिफेंस मिनिस्टर्स की, यहाँ पे क्या हो रहा है कि साउथ चाइना सी के साथ निगोसिएशंस चल रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रैवर्स कर सकें उसको, और उसके लिए हमें वाटर वे में जो नेविगेशन है उसके लिए हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं कि आपस में एक अंडरस्टैंडिंग पे हम रीच कर सकें। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो जानने वाली हैं वो ये है कि आसियान क्या होता है उसे देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्या इंडिया इसका मेंबर है? ये नहीं है। आसियान जो बना था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था। आसियान में कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 10 मेंबर कंट्रीज। लेट्स सी वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो इंडिया के नेबर से शुरू करते हैं। इंडिया का नेबर म्यांमार, देन वी हैव थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, फिलीपींस एंड ब्रुनाई। तो ये है आसियान के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। पूरा आर्टिकल तो रेलेवेंट नहीं है बट उसके कुछ पॉइंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि इन्होंने मेंशन किया यहाँ पर एक केस के बारे में। एक पर्सन थे, वो कन्विक्ट हुए किसी क्राइम में, उसके बाद वो अक्विट हो गए। अक्विटल के बाद उनका जो केस था वो एक किसी लॉ पोर्टल पे पाया गया, पीपल कैन फ्रीली रीड इट। तो उन्होंने कोर्ट में अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप इस जजमेंट को रिमूव करिए, मैं क्विट हो चुका हूँ बट ये मुझे डिफेमेटरी लग रहा है, पीपल विल रीड अबाउट इट एंड मेरा नाम वहाँ पर डायरेक्टली लिखा है, लाइक रिडैक्ट नहीं किया गया है मेरा नाम और नाम डायरेक्टली लिखा है, आप ये जो जजमेंट है इसे हटाओ आप ऑनलाइन। तो जो हाई कोर्ट है उसने रूलिंग दे दी है, उन्होंने हटा दिया है। तो यहाँ से एक बात निकल कर आई है, राइट टू बी फॉरगॉटन। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भी था कि राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही आता है राइट टू बी फॉरगॉटन। अब ये राइट टू बी फॉरगॉटन है क्या? तो देखिए,
The right to be forgotten is generally the right to have information about a person removed from public access. The proponents argue that individuals should be able to determine the development of their life in an autonomous way. Persons cannot be perpetually stigmatized for past conduct. तो अपने पास्ट में की गई किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए आप उन्हें अगर हाउंड कर रहे हैं तो ये गलत है. उस इंसान को राइट टू लाइफ है. तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जहां आती है वो किस में आती है? आर्टिकल 21. तो जब आर्टिकल 21 के अंदर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आती है उसी के अंदर आपको मिलती है राइट टू प्राइवेसी. उसके अंदर एनश्राइंड है राइट टू बी फॉरगॉटन. ये जो आर्टिकल 21 है बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट का. फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. They are contained between Article 12 to Article 35. यह आर्टिकल है जो थोड़ा सा फिगर्स एंड फैक्ट से भरा हुआ है बट उसका कुछ एक जिस्ट देने की मैं कोशिश करता हूँ आपको. इंडिया ने पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 उसमें रिकॉर्ड एफडीआई इन्फ्लो हुआ है इंडिया में $, 81.72 बिलियन. फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली $82 बिलियन आप याद रख सकते हैं. US बिलियन डॉलर्स एफडीआई है. फिर हम बात करें तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था इसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर जो था यानी 2019-20 उससे 10% ज़्यादा हाई है एफडीआई. बात करें आरबीआई ने बताया है कि इक्विटी का जो शेयर है वो इसमें 61.4 बिलियन है जो कि काफ़ी हाई है. तो यहाँ जो आर्टिकल की हेडिंग है वो है रिकॉर्ड एफडीआई फ्लोज येस, कॉज फॉर सेलिब्रेशन नो. बहुत इंटरेस्टिंग हेडलाइन है. तो जब सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है तो कॉज फॉर सेलिब्रेशन क्यों नहीं है? तो इन्होंने क्या किया कि DPIIT जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, इसके बारे में हमने आपको कल बता रखा है. तो ये डिसइन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स ये सब कुछ देखता है. तो इन्होंने एक असेसमेंट किया और पाया कि जो पहले 3 क्वार्टर्स थे लास्ट ईयर के उसमें टोटल 86% इन्वेस्टमेंट हुआ था. पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितना इन्वेस्टमेंट था उसका 86% पहले 3 क्वार्टर में हुआ था. उसका बहुत मेजॉरिटी शेयर अप्रॉक्सीमेटली 54% तो सिर्फ रिलायंस जियो को मिला था. तो इसी तरह ये जो चीज़ें हैं वो कुछ कुछ सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम सेक्टर्स या कुछ ऐसे सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेट हो गया है एफडीआई जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जाकर एफडीआई हमें मिले, लेकिन ये जो एफडीआई का इन्फ्लो था वो मोस्टली कुछ एक गिनी चुनी फर्म्स में ही था. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टोटल जो लास्ट ईयर का एफडीआई है उसका सिर्फ 17.34% आया था. ये थोड़ी सी ग्रिम फिगर्स हैं तो इसलिए ये आर्टिकल मेंशन कर रहा है कि कॉज ऑफ सेलिब्रेशन हमें नहीं मिला. यहाँ पर एक और मेंशन किया गया है कि हम जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रहे हैं इसमें हमें अगर फ़ायदा उठाना है एफडीआई का तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कराना होगा. फिर हम ये परफॉर्मेंस लिंक स्कीम जो चला रहे हैं इसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया. परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बेसिकली है क्या कि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जितने आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके बेसिस पे आपको एक सब्सिडी अलॉट होती है. तो ये इससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव मिलता है एटसेट्रा. ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा. सेशन इन्फॉर्मेटिव था, थोड़ा सा लेंदी था. आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा. हम माइक्रो टॉपिक्स पे भी कुछ सेपरेट वीडियोस बनाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच.